नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान की बातें पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने बायोलॉजी में रक्त परिसंचरण तंत्र से पढ़ने की शुरुआत की थी। आज उससे आगे अपन अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको 3-4 प्रश्न बता देता हूं कल के में से पढ़ाए हुए में से। निम्न में से कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण यकृत में नहीं होता? बाकी सभी का निर्माण यकृत में ही होता है, लेकिन एक प्रोटीन थी गामा ग्लोब्यूलिन, उसका निर्माण यकृत में नहीं होगा। उसका निर्माण कहाँ होगा? लिम्फोसाइट में होगा। ये बात याद रखनी थी, आपको कल बताया था। रक्त निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है क्या कहलाती है? हीमोपोइसिस। नेक्स्ट है आरबीसी में रक्त में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात कितना होता था? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात बताया था 600:1, लेकिन यहाँ पूछा क्या डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात पूछा तो 1:600 होगा। ठीक है। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्ब्यूमिन पाई जाती है। सर्वाधिक प्रोटीन एल्ब्यूमिन कितनी पाई जाती है? 4%। परसेंटेज याद नहीं रखना है, याद रखना है सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? एल्ब्यूमिन। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। हल्का क्षारीय, ये भी बताया था, हल्का क्षारीय। रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भ्रूण की मेसोडर्म परत से बताई थी। भ्रूण की मेसोडर्म परत से। कल भ्रूण की 3 परतें बताई थी, मेसोडर्म बीच वाली परत बताई। तो रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होगी? भ्रूण की मेसोडर्म परत से। और कल हमने कहा था कि रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया से बात करेंगे। तो देखो, जब कोई चोट लगती है तो रुधिर बहता है, उसका थक्का कैसे बनेगा? चोट लगेगी तो क्या होगा? रुधिर वाहिका क्षतिग्रस्त होंगी और प्लेटलेट्स टूटती हैं। प्लेटलेट्स टूटने और रुधिर वाहिका के क्षतिग्रस्त होने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाएंगे। ये क्या है? एक एंजाइम है। एंजाइम का निर्माण करेंगे किसकी उपस्थिति में? कैल्शियम की उपस्थिति में। फिर रक्त में 2 प्रोटीन बताई थी जो रुधिर का थक्का बनाने में सहायक हैं। कौन सी? एक तो प्रोथ्रोम्बिन और एक क्या बताई थी? फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन किस में बदलेगी? थ्रोम्बिन में बदलेगी। लेकिन यहाँ उत्प्रेरक का काम कौन करेगा? प्रोथ्रोम्बिनेज और कैल्शियम उत्प्रेरक का काम करेंगे। प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देंगे? थ्रोम्बिन में। फाइब्रिनोजन किस में बदलेगी? फाइब्रिन में बदलेगी। यहाँ उत्प्रेरक का काम कौन करेगा? ये थ्रोम्बिन काम करेगी। तो फाइब्रिनोजन तो क्या है? रक्त में घुलनशील है। क्या है? घुलनशील है। रक्त में घुलनशील है। और फाइब्रिन क्या होती है? अघुलनशील। अघुलनशील होता क्या है? कोई भी चोट लगती है, चोट लगेगी, रक्त बहेगा, तो उसके ऊपर क्या होगा? एक जाली का निर्माण होगा। ठीक है। और ये फाइब्रिन छोटे कणों से बड़े कणों में बदल जाएगी और रक्त में घुलनशील नहीं रहेगी तो रक्त बहना बंद हो जाएगा। लेकिन रक्त बहने के बाद भी एक पीले रंग का पदार्थ बहता रहता है, उसका नाम क्या है? सीरम। सीरम क्या होता है? एक प्रकार का प्लाज्मा ही होता है, लेकिन प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल देने के बाद जो प्लाज्मा बचता है उसको क्या बोलते हैं? सीरम। तो आपको ये याद नहीं रखना है कि प्रोसेस कैसे होती है, क्या होती है। आपको याद रखना है कि रुधिर का थक्का बनाने में सहायक कौन कौन है। कुल 12 प्रकार के तत्व होते हैं जो रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। एक तो है प्लेटलेट्स, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक। फिर आपको पूछ ले प्रोटीन कौन सी है रक्त का थक्का बनाने में? 2 कल बताई थी, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये दोनों तो रक्त में पाई जाती हैं, लेकिन प्लेटलेट्स टूटने और रुधिर वाहिका के क्षतिग्रस्त होने पर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। वो कौन सी है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर आपको पूछ ले कि रुधिर का थक्का बनाने में सहायक एंजाइम कौन सा है, तो उसका नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिनेज। ये इसका निर्माण कैसे होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम के मिलने से क्या बनेगा? थ्रोम्बिनेज एंजाइम बनेगा। ठीक है। इसके अलावा एक आपने सुना होगा विटामिन के है ना, वो भी तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, विटामिन
के। ठीक है, देखो याद क्या रखना है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक, रक्त का थक्का बनाने में कौन कौन सहायक होता है। कल तो मैंने 2 प्रोटीन बताई थी आपको, एक का नाम बताया था प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन बताई थी, और क्या बताई थी, फाइब्रिनोजन, और हमने आज क्या पढ़ा, तीसरी प्रोटीन का नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक एंजाइम का नाम पढ़ा, उसका नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिनेज, और तत्व कौन सा बताया, कैल्शियम। विटामिन कौन सी होती है, विटामिन के, और प्लेटलेट्स, ये सभी क्या है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त की थक्का बनाने की प्रक्रिया नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, लेकिन याद क्या रखना है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन कौन है, प्रोथ्रोम्बिनेज, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोप्लास्टिन तो क्या है, प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या है, एंजाइम है। कैल्शियम और विटामिन के, प्लेटलेट्स, ये भी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। और यहाँ से एक क्या बात याद रखनी है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में किसके द्वारा बदला जाता है, थ्रोम्बिन के द्वारा। ये बात याद रखनी है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन बदलता है, थ्रोम्बिन बदलता है। ठीक है, एक हमने सीरम की बात की थी, तो रक्त का थक्का बनने के बाद चोटिल स्थान से एक पीले रंग का पदार्थ स्रावित होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे सीरम कहते हैं। फिर बताया था सीरम क्या है, एक प्रकार का प्लाज्मा है। सीरम क्या होता है, अगर प्लाज्मा में से क्या निकाल दो, फाइब्रिनोजन निकाल दोगे तो बचा हुआ प्लाज्मा ही क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। यहाँ तक की बातें समझ में आई क्या? आपको याद क्या क्या रखना है, एक तो थक्का बनाने में सहायक कौन कौन है, एक रक्त का थक्का बनाने में सहायक फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन बदलता है, और रक्त का थक्का बनाने के बाद जो पीले रंग का पदार्थ निकलता है उसको क्या बोलते हैं, सीरम। ये तो क्या हो गया रक्त का थक्का बनाने वाले। मैं आपको पूछ लूँ, ऐसा क्या पदार्थ पाया जाता है शरीर में जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता? ठीक है, उसकी बात यहीं कर लेंगे हम, है ना। तो नोट लगा के मैं एक बात लिखता हूँ, नोट, प्रतिस्कंदक क्या होगा, जो स्कंदक तो होता है वो क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, लेकिन प्रति का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो प्रतिस्कंदक क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनने देता। प्रतिस्कंदक भी कितने होते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक प्रतिस्कंदक, और एक क्या होंगे, कृत्रिम प्रतिस्कंदक।
प्राकृतिक प्रतिस्कंदक कौन से होंगे? जो जिनका निर्माण स्वतः होता है, मानव द्वारा निर्मित नहीं होते और जो शरीर में पाए जाते हैं। देखो प्राकृतिक प्रतिस्कंदक में क्या पाया जाएगा? एक आपने नाम सुन ही रखा होगा, इपेरिन। इपेरिन। इसके अलावा और मैं बताता हूँ, एक होता है इरुडिन। इरुडिन। और एक नाम याद और रखना है, इनोफिलिन। ये 3 क्या हैं? प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पदार्थ हैं। ये मानव में पाया जाता है। आपने बहुत छोटे छोटे कंपटीशनों में देखा होगा कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो रक्त को जमने से रोकता है, तो उसका आंसर होता है इपेरिन। लेकिन इससे आगे की बात करते हैं, तो ये इपेरिन पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है शीरा और धमनी में। शीरा व धमनी में पाया जाता है। मैं फिर पूछ लूँ, इसका संश्लेषण कौन करता है? संश्लेषण बोल दो, निर्माण बोल दो, इसका संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में। इसका परिवहन कौन करता है? परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या एक प्रकार के WBC है, जो आगे WBC में बात करेंगे। इसके अलावा क्या होती हैं? मास्ट कोशिकाएं भी क्या करती हैं? मास्ट कोशिका भी इपेरिन का परिवहन करने में सहायक होती हैं। मास्ट कोशिका ये इसका क्या करती हैं? परिवहन। इरोडिन मानव में पाया जाता है क्या? नहीं, मानव में नहीं पाया जाता। ये एक जोक होता है, जोक में पाया जाता है, जोक में। फिर मैं पूछ लूँ, एनोफ्लिज मानव में पाया जाता है कि नहीं? ये पाया जाता है मादा एनाफ्लीज में। मादा एनाफ्लीज में, एनाफ्लीज मच्छर में। तो प्रतिस्कंदक क्या करेगा? पढ़ क्या रहे हैं? प्रतिस्कंदक भी 2 प्रकार के हैं। प्राकृतिक में एक तो है इपेरिन, ये रक्त का थक्का बनने से रोकता है। पाया कहाँ जाएगा? शीरा और धमनी में। संश्लेषण यकृत में। परिवहन बेसोफिल्स और मास्ट कोशिकाएं। इरोडिन जोक में पाया जाएगा। वो क्या करेगा? डंक मारने के बाद वहाँ इरोडिन छोड़ देगा ताकि रक्त का थक्का नहीं बने और रक्त आता रहे। ऐसा ही मादा एनाफ्लीज मच्छर करता है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो अगला क्या है? कृत्रिम प्रतिस्कंदक। कृत्रिम प्रतिस्कंदक का मतलब है जिनका निर्माण मानव द्वारा किया गया है। कृत्रिम प्रतिस्कंदक कौन से होते हैं? एक आपने सुना होगा, सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट बोलो, सीट्रेट बोलो, साइट्रेट। दूसरा कौन सा होता है? सोडियम डेक्सट्रेट। सोडियम डेक्सट्रेट। सोडियम डेक्सट्रेट। तीसरा कौन सा होता है? सोडियम ऑक्जिलेट। सोडियम ऑक्जिलेट। और चौथा कौन सा होता है? EDTA। ये होता है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिड। फुल फॉर्म याद नहीं रखनी है, सिर्फ याद रखना है EDTA। फुल फॉर्म केमिस्ट्री में आती रहेंगे, ठीक है। 4 ये क्या है? कृत्रिम प्रतिस्कंदक कारक हैं। कौन से? सोडियम साइट्रेट, सोडियम डेक्सट्रेट और सोडियम ऑक्जिलेट और EDTA। इनका उपयोग कहाँ लेते हैं? जैसे ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखना है तो क्या करें? ब्लड को जमने से रोकने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। सोडियम साइट्रेट, डेक्सट्रेट, सोडियम ऑक्जिलेट और EDTA। ब्लड बैंक की बात आ गई तो आपको 2 बातें ब्लड बैंक के बारे में बता देता हूँ। लिखो, ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से रोकने के लिए इन चारों का उपयोग करते हैं। इन चारों का मतलब ये सोडियम साइट्रेट, सोडियम डेक्सट्रेट और सोडियम ऑक्जिलेट और EDTA। फिर मैं आपको पूछ लूँ, ब्लड बैंक में ब्लड को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? ब्लड बैंक में ब्लड को
4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर रखा जाता है। ये फिक्स नहीं है 4.4, 4 से 4.4 तक है, लेकिन अपने को याद रखना है 4.4 बहुत सी जगह ये फिक्स ही दिया हुआ है, फिर बाकी में फिक्स होता नहीं है। फिर एक यूनिट में कितना ब्लड होता है, एक यूनिट बराबर कितना होता है, 350 ml ब्लड होता है। ठीक है, फिर मैं आपको पूछ लूँ प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। एक बातें पीछे पड़ी नहीं ना, प्लाज्मा का रंग, तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला। ये हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, आपने पीलिया रोग का नाम सुना है, जो उसमें 2 वर्णक होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, उनके कारण व्यक्ति के शरीर का रंग पीला पड़ जाता है। उसी बिलीरुबिन के कारण क्या होता है, बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग क्या होता है, हल्का पीला। याद रखना, ये नाम दोबारा रोग आएगा ना पीलिया, तब दोबारा आएगा बिलीरुबिन। इसी के कारण प्लाज्मा का रंग क्या होता है, हल्का पीला। तो अपना रक्त का प्लाज्मा पूरा हो गया। ठीक है, प्लाज्मा के बाद हमने क्या कहा था, एक और क्या बटा था, रक्त रुधिर कणिकाएं। तो एडिंग लगाओ, रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं कितनी बताई थी, 3, और होती कितनी है रुधिर में, 45%। 55% क्या होता है, प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं भी कितनी बताई थी, 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हम पहले आरबीसी की बात करेंगे। आरबीसी, आरबीसी का फुल नाम क्या है, रेड ब्लड कार्पलस। ठीक है, आरबीसी है तो क्या, एक प्रकार की कोशिका होती है, लेकिन इसको कोशिका नहीं बोलकर क्या बोला जाता है, कणिका, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, एक आरबीसी का लैटिन नाम सुना है क्या, इसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो अगला लाइन ये लिखनी है, पहले लाइन, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। फिर मैं पूछ लूँ आरबीसी का आकार कैसा होता है, आकार होता है इसका वृत्ताकार। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन में नहीं मिले ना, तो एक होता है, आपने सुना होगा अवतल। अवतल कौन सा होता है, जो दशाव वही तो अवतल होता है। लेकिन आरबीसी क्या होती है, दोनों साइड से दशी होती है, दोनों साइड से दशी होने के कारण इसका एक आकार कैसा होता है, उभया अवतल। ठीक है, ये इसके आकार की बात हो गई। फिर क्या ध्यान रखना है, आरबीसी केवल कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है, कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है। कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है। कशेरुकी प्राणी कौन से होते हैं, मोटे मोटे जंतुओं को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, एक तो कशेरुकी, एक अकशेरुकी। कशेरुकी प्राणी वो हैं जिनमें रग की हड्डी, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, और अकशेरुकों में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। फिर कशेरुकी प्राणी को आगे जाकर 5 भागों में बांटा जाता है। ये याद नहीं रखना, मैं एक बार बता देता हूँ आपको क्या से कौन से होते हैं कशेरुकी प्राणी, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि किन में आरबीसी पाया जाएगा और किस में नहीं पाया जाएगा। इनके 5 भाग कौन से हैं, एक तो है पीसीज, एक क्या है, एम्फीबिया। तीसरा पार्ट कौन सा है, रेप्टिलिया, और एक क्या है, एबीज, और 5वां कौन सा बताया है इसने, मेमल्स को बोलते हैं स्तनधारी। ठीक है, आरबीसी किस में पाया जाएगा, केवल कशेरुकी प्राणियों में। कशेरुकी प्राणियों को ही कितने भागों में बांटा है, 5। पीसीज में तो कौन आती है, मछलियाँ।
मछलियाँ, सारी मछलियाँ नहीं आती, जैसे ब्लू व्हेल है वो स्तनधारी में आती है, लेकिन मोटा मोटा याद रखना है मछलियाँ। एम्फीबिया में कौन आएगा? मेंढक। रेप्टिलिया में कौन आएगा? जो रेंग कर चलते हैं, सर्प, मगरमच्छ, मगरमच्छ, घड़ियाल, छिपकली, ये सभी किस में आएंगे? रेप्टिलिया में। इन सब में आरबीसी पाई जाएगी। एबीज में कौन आते हैं? पक्षी। और मैमल्स में कौन आता है? मनुष्य। मैमल्स का मतलब होगा जो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, अंडा नहीं देते, बच्चे को जन्म देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्तनधारी। मनुष्य इसमें आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एक बात याद रखनी है, जो भी मैमल्स वर्ग के स्तनधारी है ना, उनकी आरबीसी की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाएगा। बाकी इनमें पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज, इनकी कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा। आरबीसी की जो कोशिका होती है इनमें तो क्या पाया जाएगा? केंद्रक पाया जाएगा, लेकिन मैमल्स वर्ग के आरबीसी के केंद्रक में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। लेकिन इसका अपवाद है, 3 याद रखने, ऊंट, लामा, जिराफ, ये हैं तो क्या? मैमल्स, लेकिन इनकी आरबीसी कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है। तो याद क्या रखना है? मैमल्स वर्ग के जंतुओं में आरबीसी की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। लेकिन मैंने 3 बताए, उनमें पाया जाएगा, तो याद रखना है नोट। मैमल्स वर्ग के जंतु ऊंट, लामा व जिराफ की आरबीसी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। और आगे देखो क्या याद रखना है? आरबीसी की संख्या। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? आपको पूछ ले, आरबीसी की संख्या। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? एक तो मेल में देखो और एक फीमेल में देखो। मेल में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 से 55 लाख पर mm³ 1 mm³ का मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। इसमें कितनी होगी? 50 से 55 लाख। वहीं महिला में 45 से 50 लाख पर mm³ होती है, ठीक है। फिर देखो आरबीसी का जीवन काल पूछ लूँ मैं। आरबीसी का जीवन काल ये सभी को आता है ना, कितना आता है? 120 दिन। पर मैं आपको पूछ लूँ आरबीसी का जीवन काल, ऑप्शन में आ गया 100, 150, 140, 180, तो इसमें से तो 120 ऑप्शन ही नहीं है। इसकी रेंज होती है 90 से कम नहीं होगा और 120 से ज़्यादा नहीं होगा, 120 दिन होता है, ठीक है। इनके मध्य ऑप्शन कौन सा है? 100, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको पूछ लूँ मैमल्स वर्ग में सर्वाधिक जीवन काल किसका होगा? किसकी आरबीसी का होगा? कुत्ते की आरबीसी का जीवन काल मैमल्स वर्ग में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो याद रखना है मैमल्स वर्ग में आरबीसी का सर्वाधिक जीवन काल किसमें होता है? कुत्ते में। कितना होता है? 127 दिन। इससे फालतू मैमल्स वर्ग में किसी का नहीं होगा 127 दिन, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछ लूँ आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण
आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मेरो में। ठीक है, रक्त का कहाँ बताया था? ओनली अस्थि मज्जा में। और इसका मैं कहाँ बता रहा हूँ? लाल अस्थि मज्जा में। देखो ये कोई अस्थि है, इनके दोनों किनारों पर तो क्या पाया जाएगा? ये है लाल अस्थि मज्जा, और जो बीच का भाग है ना, ये है पीली अस्थि मज्जा। ये क्या है? पीली अस्थि मज्जा। आपको याद रखना है आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? लाल अस्थि मज्जा में। पीली अस्थि मज्जा की बात आगे आएगी तब बात करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछ लूँ कि गर्भावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? गर्भावस्था में आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? सर्वप्रथम तो कहाँ होगा? सर्वप्रथम योग शेक में होगा, योग शेक में, क्योंकि उसमें अस्थियां नहीं बनती, योग शेक में। और बाद में कहाँ होगा? बाद में होगा यकृत और प्लीहा में, यकृत और प्लीहा में। प्ली का यहाँ कोई क्या बोलेंगे? तिल्ली, है ना, तिल्ली। तो निर्माण याद रखना है कहाँ कहाँ होगा। ये होता है आफ्टर 5 साल, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद जब बच्चा गर्भावस्था में है तो उसका आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? योग शेक, यकृत और प्लीहा तिल्ली में। ठीक है, चलो देखो आज क्या क्या पढ़ा, 2 मिनट में फिर बता देता हूँ मैं। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया पढ़ी। चोट लगने पर क्या होगा? रुधिरवाहिका क्षतिग्रस्त होगी और प्लेटलेट्स टूटेंगे। रुधिरवाहिका क्षतिग्रस्त और प्लेटलेट्स टूटेंगे तो इनसे क्या किसका निर्माण होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन का। ये एक प्रकार की प्रोटीन है। ठीक है, और कैल्शियम की उपस्थिति में ये क्या बनाएंगी? प्रोथ्रोम्बिनेज और कैल्शियम मिलकर क्या बनाएंगा? एक एंजाइम बनाएंगे जिसका नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिनेज। कल रक्त में 2 प्रोटीन बताई थी, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन तो किस में बदल जाएगा? प्रोथ्रोम्बिनेज और कैल्शियम की उपस्थिति में उत्प्रेरक की भांति कार्य करेगा, ये किस में बदल जाएगा? थ्रोम्बिन में। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन बदलेगा? थ्रोम्बिन। ये बात याद रखनी है। फिर रक्त का थक्का बनाने में सहायक, ऊपर वाला नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये याद रखना। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन कौन है? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, प्लेटलेट्स, विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में सहायक फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन बदलेगा? थ्रोम्बिन। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने के बाद चोटिल स्थान से एक पीले रंग का पदार्थ निकलता है जिसे क्या बोलते हैं? सीरम। सीरम क्या है? एक प्लाज्मा का ही भाग है। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दिया जाए तो सीरम ही बचेगा। ये तो क्या हो गए? स्कंदक। रुधिर का थक्का बनाने वाले को मैं क्या बोलता सकता हूँ? स्कंदक। तो हमको याद रखना है प्रतिस्कंदक भी यहीं देख लेना है। प्रतिस्कंदक क्या करेगा? रक्त का थक्का नहीं बनने देगा। फिर प्रतिस्कंदक कितने होते हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम। एक तो कौन से होते हैं? प्राकृतिक, और क्या होते हैं? कृत्रिम। प्राकृतिक में मानव में कौन सा पाया जाता है? इपेरिन। इपेरिन पाया कहाँ जाएगा? शिरा और धमनी में पाया जाएगा। इसका संश्लेषण कहाँ होगा? यकृत में। परिवहन कौन करेगा? बेसोफिल्स और मास्ट कोशिकाएं। एरोडिन कहाँ पाया जाता है? जोक में। एनोफिलिन कहाँ पाया जाता है? मादा एनाफ्लीज में। ठीक है, कृत्रिम प्रतिस्कंदक कौन से होते हैं? सोडियम साइट्रेट, सीट्रेट, सोडियम ऑक्जिलेट, सोडियम डेक्सट्रेट, ईडीटीए का बताया था, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिड। ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से रोकने के लिए इन चारों को मिलाया जाता है। ब्लड बैंक में ब्लड को कितने ताप पर रखा जाएगा? 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 1 यूनिट में कितना ml होता है? 350। ये सही गलत में पूछ लेगा आपको कि ब्लड बैंक के बारे में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? इधर दे देगा 250 ml। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। कैसे कैसे ज़्यादा सही गलत वाले में पूछने के ज़्यादा चांसेज हैं इनके। प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण। रुधिर कणिकाएँ कितनी बताई? 45%। उनमें पहली कौन सी है? आरबीसी।
आरबीसी का दूसरा नाम ही क्या है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी की आकृति क्या होती है? वृत्ताकार, उभयावतल। आरबीसी किस में पाया जाता है? ओनली फॉर कशेरुकी प्राणियों में। कशेरुकी प्राणियों के कितने भाग बताए? 5। फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज, मेमल्स। मछली, फिशीज में कौन आएगा? मछली। एम्फीबिया में मेंढक, रेप्टिलिया में सर्प, मगरमच्छ, घड़ियाल, छिपकली, एबीज में पक्षी, मेमल्स में मनुष्य। आपको यहाँ से पूछ लेगा निम्न में से कौन से प्राणी में आरबीसी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन आएगा मगरमच्छ, मेंढक, मनुष्य, पक्षी, कॉकरोच। तो कौन सा हो जाएगा? कॉकरोच। कॉकरोच इनमें नहीं आएगा, वो एक्शेरुकी में आ जाएगा। मैमल्स वर्ग के जंतुओं की आरबीसी की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद है, 3 में पाया जाएगा। कौन से? ऊंट, लामा, जिराफ की आरबीसी कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा। फिर आपको बताइए आरबीसी की संख्या कितनी होती है? मेल में तो होती है 50 से 55 लाख, और फीमेल में कितनी होती है? 45 से 50 लाख। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, याद रखना है। मैक्सिमम देखते हैं 90 से 120 होता है, लेते हैं 120 ही। और मैमल्स वर्ग में आरबीसी का सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? कुत्ते का 157, इससे अधिक किसी में नहीं होता मैमल्स वर्ग में, ठीक है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? लाल अस्थि मज्जा में। और गर्भावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? योगशेक में। बाद में यकृत और प्लिया में। आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आरबीसी पूरी नहीं हुई है, इसमें पढ़ेंगे इनका नष्ट कहाँ होगी, इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। कैसा लगा ज़रूर बताइए।